बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास फिजिक्स जिसका चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड द वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। इसमें हमें कहा गया हुआ है कि ना हमारे पास ना एक कार्ड है। कार्ड कहती है कि ना एक चार जिसमें हम सामान रखते हैं ना, चार पहियों वाली जो होती है। जिस तरह हम अगर किसी भी मॉल में जाते हैं, अपना सामान रखना हो तो वो जो पकड़ते हैं ना वहाँ से कार्ड, जिसका हम अपना सारा सामान रख रही होती है, उसको कहती है। यहाँ पर आने सामानों में जो हमारे पास होती थी ना घोड़ा गाड़ी, यानी कि जिसके पीछे लोग अपना सामान लेकर जाते होते थे, सफ़र करते होते थे, खुद भी बैठ के जाते, उसको कहते हैं कार्ट। यानी कि कार्ट जो होता है वो चार पहियों वाली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ना सामान उस पर रख कर तो लेकर जाती हैं। ठीक है, कार्ट उसको कहते हैं। तो कहते हैं कार्ट पर ना 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में। तो हमने ना एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, इस फोर्स के ना एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा में हमें दी हुई है फोर्स हमारे पास क्या है? 200 न्यूटन। आपने लिख लेना है। एंगल यानी कि जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 30 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है? हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं हमने वो फाइंड करना है। और हमने वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यानी कि फोर्स का वाई कंपोनेंट एफ ऑफ वाई हमने फाइंड करना है। निश्चय करने के लिए हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के। ठीक है, आपने लिख देना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है? एफ की वैल्यू हमारे पास है 200, तो एफ की जगह ना हमने 200 पुट कर दिया। कोस एज इट इज और थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 30 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे ना आपने कोस 30 फाइंड करना है। जब आप कैलकुलेटर पे कोस 30 लोगे ना तो आपके कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 0.86। तो आपने ना इसकी जगह लिख देना है 0.86। अब आपने कैलकुलेटर पे 0.86 को मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, तो आपके पास जो है वो वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो आपके पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन आपके पास ये आ गया एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट। ये पार्ट हो गया। अब इसी का हम वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। हमारे पास एफ ऑफ वाई जो है ना वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा। फोर्स की जगह आपने पुट कर दिया 200 जो हमें वैल्यू गिवन थी। ठीक है, 200 गिवन थी ना, हमने यहाँ पुट कर दिया 200 साइन एज इट इज, और थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर पे ना साइन 30 डिग्री जो है वो फाइंड करना है। साइन 30 जब आप कैलकुलेटर पे लोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट आ गया 100 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड किया था, आया है हमारे पास 173.2 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट हमारे पास आया है 100 न्यूटन। ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, यानी कि 4.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नोब ऑफ द डोर टू ओपन इट एज शोन इन द गिवन फिगर। ये आपके सामने फिगर बनी हुई है। नोब कहती हैं वो जो हमारे पास हैंडल नहीं होता जिससे हम दरवाजे को खोलते हैं, ठीक है, और उसको ओपन करते हैं, उसको पकड़ते हैं, गोल सा होता है, उसको कहते हैं नोब। कह रहा है इस नोब पर ना जो हमने दरवाजे की, यानी कि ये हमारे पास एक डोर की पिक्चर बनी हुई है। कह रहा है यहाँ पे ना हमने इसके नोब पर यानी कि इसके हैंडल पर, इसके सिरे पर दरवाजे के ना फोर्स लगाई है हमने 300 न्यूटन। इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे नोब और इसको हम कहते हैं हिंज। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि जो इस हिंज से लेकर ना इस नोब तक का जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है 1.2 मीटर। इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड? हमने टॉर्क फाइंड करना है। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क? आगे जो आंसर आएगा ना बताना है वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, यानी कि प्लस की वैल्यू आई कि नेगेटिव की वैल्यू आई है। आई होप सो कि आपको इस अपनी ना इसकी स्टेटमेंट की समझ आई है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स गिवन है 300 न्यूटन, लेंथ हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये ना आपने याद रखना है। देखिए ज़रा, नोब से लेकर हिंज तक ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारे पास है लेंथ 1.2 मीटर।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको एल से डिनोट कर दिया। एल हमारे पास है 1.2 मीटर। टॉर्क हमने फाइंड करना है, टॉर्क को हमने इस सिंपल से टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टॉर्क हमारे पास यानी कि टा इज इक्वल होता है एफ क्रॉस एल। एफ क्या है? फोर्स, और एल क्या है? लेंथ। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं जस्ट। फोर्स हमारे पास क्या थी? 300, फोर्स की जगह हमने 300 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई एल हमारे पास क्या है? 1.2, तो 1.2 हमने पुट कर दिया। अब अपने कैलकुलेटर पे ना 300 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, ब्रैकेट मस्त लगाइएगा, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 360 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क का जो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। टॉर्क इज इक्वल है 360 न्यूटन मीटर। टॉर्क हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 3 4.3 है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ईजी है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो आपको अभी से ही इस न्यूमेरिकल की क्लियर कट समझ आ जाएगी। टू वेट आर हैंगिंग फ्रॉम द मीटर रूल एट द पोजिशन एज शोन इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास फिगर बनी हुई है। कह रहा है कि इसके ये जो ये हमारे पास मीटर रॉड है, कह रहा है हमने इस मीटर रॉड के साथ ना 2 वेट को ना लटकाया हुआ है। ठीक है, 2 वेट्स को, ये है हमारे पास वेट नंबर 1 और ये है वेट नंबर 2। 2 ऑब्जेक्ट को, जिन वेटेड के ऑब्जेक्ट्स को हमने ना इसके साथ हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं हमारे पास है W1 यानी कि वेट W1, और इसको हम कह लेते हैं हमारे पास क्या है? W2। ठीक है, 2 वेट्स लगाए ना, एक को हमने W1 कह दिया, दूसरे को W2 कह दिया। अब कह रहे हैं इफ द मीटर रूल इज बैलेंस एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कह रहे हैं अगर हम इस मीटर रूल को हमने जो है वो बैलेंस किया हुआ है किस पर? किस पॉइंट पर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है ना कि एक मीटर रॉड को या किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि अगर इसके दोनों सिरे बैलेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है, स्टेबल है, बैलेंस है, किस पॉइंट पर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसके सेंटर वाला पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है ये मीटर रॉड जो बैलेंस है। कहता है फाइंड द अननोन वेट W। हमने ये वाला वेट, ये जो W1 इसको हमने अननोन वेट बोला ना, ये हमने फाइंड करना है। W1 हमने फाइंड करना है। समझ आइए आपको न्यूमेरिकल की गिवन डाटा देख लेती हैं। गिवन डाटा में हमें कहा गया है कि अननोन वेट जो है ना W1 हमने फाइंड करना है। आपने ना इसकी स्टेटमेंट, ये जो इसकी फिगर है ना, फिगर को आपने ना ज़रा सामने रखना है। ठीक है, ज़रा मतलब अपने समझने के लिए ना आपने इसको रखना है। तो मैं लिखती हूँ, ऐसे लिखा देती हूँ आपके सामने। अननोन वेट जो है उसको W1 से हमने डिनोट किया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। और नाउन वेट जो हमें वेट पता है वो क्या है? W2। W2 हमारे पास क्या था? 4 न्यूटन। फिगर के अंदर लिखा हुआ 4 न्यूटन, यानी कि W2 जो है वो हमारे पास है 4 न्यूटन। फर्स्ट लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट लेंथ यानी कि W1 की जो लेंथ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो हमें क्या गिवन है? 40 सेंटीमीटर। तो हमने ना इसकी जगह पे लिख देना है 40 सेंटीमीटर। सेकंड जो है वेट ये है, सेकंड वेट ये है, तो सेकंड वेट की लेंथ जो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं सेकंड लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी 30 सेंटीमीटर। तो ना यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, आई होप सो कि आपको आता है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है कि तब की जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की स्टेटमेंट होती है द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट, कि कहता है कि हमारे पास टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो इक्वल होता है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट के। कह रहे हैं कि आगे जितना मोमेंटम इसके एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, उतना इसका क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में जो होगा टोटल मूवमेंट दोनों बराबर होंगे। हम मूवमेंट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। मूवमेंट्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है W क्रॉस L। ठीक है, W1 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना वो इस साइड पर डायरेक्शन है। ठीक है, W1 साइड पे है, तो हमने ये लिखना है W1 क्रॉस L1। ठीक है, इस साइड पे जो हमारे पास मूवमेंट है टोटल वो क्या है? W1 क्रॉस L1। तो हम इसे लिख देते हैं W1 क्रॉस L1 इज इक्वल है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? इस साइड पे, यानी कि W2 वाले साइड वो क्या है हमारे पास? W2 क्रॉस L2। ठीक है, W1 की जगह आपने W1 जो है ये हमने फाइंड करना है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा ना W1 ये एज इट इज आ जाएगा क्रॉस L1 की वैल्यू हमने लिखी है। देखिए ज़रा, L1 इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास है L1। ठीक है, और ये हमारे पास यानी कि सेकंड लेंथ है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास है L2। तो हम यहाँ पुट कर देती हैं L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 40 सेंटीमीटर पुट कर दिया। W2 जो है वो हमारे पास क्या है? 4 न्यूटन। हमने इसकी जगह पुट कर दिया 4 मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 सेंटीमीटर। हमने यहाँ 30 सेंटीमीटर पुट कर दिया।
आपको पता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट करते हैं, यानी कि उसको अकेला करते हैं, उसके साथ जितनी वैल्यूज होती हैं उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाती हैं। तो देखिए सर, ये 40 जो है W1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 4 × 30 डिवाइड बाई 40। अब ये जो आपके पास है ना, क्या होगा, ये ज़ीरो से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट देगा, तो क्या रह गया, 3 रह गया, यानी कि W1 यानी कि अननोन वेट ऑफ फर्स्ट मास, यानी जो हमारे पास फर्स्ट वेट है W1, वो हमारे पास क्या आ गया, 3 न्यूटन। तो हमारे पास यानी कि जो जो इस वन यानी हमने भी फाइंड किया, W1 हमारे पास जो है वो अननोन वेट क्या आया है, 3 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखनी है, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में आ भी रहा हो ये क्वेश्चन, कि देखिए सर हमारे पास लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। तो आपको पता है ना कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम तो सारी मेजरमेंट्स यानी कि सारी जो वैल्यूज कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो तो हम SI यूनिट में कर रहे होती हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर ये है कि देखिए दोनों वैल्यू जो है ना सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो हमने इसको एक तो इसका ये है, एक तो इसका इस पहला मैं आपको फर्स्ट जो है इसकी रीज़न बताती हूँ। सेंटीमीटर जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेंटीमीटर इस साइड पे भी है, और फॉर सेंटीमीटर जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये वाला न्यूमेरिकल एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें ना आपके पास जो लेंथ वाली जो वैल्यू है ना वो कैंसिल हो रही है, सेंटीमीटर से कैंसिल हो रहा है। तो सेंटीमीटर जो है वो आपके पास कैंसिल होने की वजह से आप चाहे इसको सेंटीमीटर में ही ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम अपने न्यूमेरिकल्स को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आसान हल करने की इसको ना इजीली सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो इस वजह से अगर ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो रहा है, इस वजह से फिर हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। आ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 children sitting near either end. Child A weighs 30 kilogram and sit 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kilogram and sits 1.5 meters from the pivot. Calculate the total moment on each side and determine इफ़ द सीसा इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो सीसा की ना सबसे पहले मैं आपको इसको समझने के लिए ना आपको सीसा वाली इधर पिक्चर्स बनी हुई है वो खोल लेती हैं, फिर आपको ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ना ये है डियर स्टूडेंट्स। गिवन जो है ना सीसा की पिक्चर में आपके सामने रखी हुई है, और मैं अब इसका गिवन डाटा जो है वो बताती हूँ आपको। चाइल्ड वेट ऑफ चाइल्ड ए, ये सीसा पे ना 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। नंबर इसको हम कह लेती हैं, ये जो है इसको कह लेती हैं ये है ए चाइल्ड, और इसको कह लेते हैं ये वाला है हमारे पास बी चाइल्ड। चाइल्ड ए, वेट ऑफ चाइल्ड ए जो है ना वो हमें गिवन है 30 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास इसका वेट यानी कि W1 का वेट क्या दिया हुआ है, 30 किलोग्राम। और डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ए फ्रॉम द पीवट पॉइंट का इस चाइल्ड ए से जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास आ गया 2 मीटर। अब चाइल्ड ऑफ द बी जो चाइल्ड है उसका हमारे पास वेट है 40 किलोग्राम, यानी कि इसका जो बी पॉइंट पे जो चाइल्ड है उसका वेट है 40 किलोग्राम। और हमारे पास इसकी डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड बी फ्रॉम द पीवट पॉइंट से चाइल्ड बी का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1.5 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि हमारे पास है 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 है गिवन है हमें। ये स्टेटमेंट की आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, गिवन डाटा में ना वेट ऑफ चाइल्ड ए W1 इज इक्वल है 30 किलोग्राम, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ए फ्रॉम द पीवट L1 हमारे पास है 2 मीटर, वेट ऑफ द चाइल्ड बी W2 हमारे पास है 40 किलोग्राम, और डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड बी फ्रॉम द पीवट L2 हमारे पास है 1.5 मीटर। हमने फाइंड करना है टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड। हमने टोटल मूवमेंट इस साइड पे और इस साइड पे टोटल मूवमेंट क्या होगा हर तरफ, हमने वो फाइंड करना है, टोटल मूवमेंट फाइंड करना है हमने। ये है, आपको डायग्राम क्या होप्सो के समझ आ गई है ना, गिवन डाटा की भी समझ आ गई है। अब हम करते हैं सोल्यूशन में हमने वही लगाना है दोबारा से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमें क्या कहता है, हमें कहता है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। तो जो हमारे पास टोटल एंटी क्लॉकवाइज वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी वाली, W1 क्रॉस L1, ये हमारे पास टोटल मूवमेंट है
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। W1 क्रॉस L1, W क्या हमारे पास वेट और L हमारे पास लेंथ है, इज इक्वल है W2 क्रॉस L2। अब हमने सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। W1 हमारे पास क्या है 30 किलोग्राम, हमने यहाँ पुट कर दिया W1 की जगह 30। L हमारे पास क्या है 2 मीटर है, तो हमने यहाँ से 2 पुट कर दिया, इस इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया। W2 हमारे पास क्या है 40 पुट कर दिया। L2 हमारे पास क्या है 1.5, हमने 1.5 जो है वो पुट कर दिया। अब हमने कैलकुलेटर पे 30 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो आपको पता है कि आपके पास जो है वो मूवमेंट का फार्मूला यूनिट होता है न्यूटन। और आपके पास यहाँ पे भी जो है जब आप 40 को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे 1.5 के साथ, तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए ज़रा दोनों साइड पे, यानी कि जब वो शीशा बैलेंस पोजीशन में है ना, बैलेंस पोजीशन में है जब ये, तो इसके दरमियान में या इनकी दोनों तरफ जो है जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इज़ द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड व्हेन शीशा इज इन इक्विलिब्रियम। शीशा इक्विलिब्रियम में वब होगा हमारे पास, यानी कि ये शीशा हमारे पास इक्विलिब्रियम में वब होगा जब दोनों तरफ जो है 60 न्यूटन की जो है वो फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। या फोर्स यहाँ 60 न्यूटन हमारे पास जो है वो मूवमेंट होगा दोनों तरफ। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। A 60 centimeter long spanner is used to open the nut of the car। स्पैनर कहती है इस रेंज को जिसकी पिक्चर बनी हुई है हमारे पास। कह रहा है कि इस रेंज की जो लेंथ है ना वो है 30 सेंटीमीटर, और ये यूज़ हो रहा है कि एक कार का नट को ओपन करने के लिए। आपको पता है ना ये जो हमारे पास स्पैनर होता है ये किसी भी नट को क्लोज या टाइट या ओपन या क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। हमारे पास ना टॉर्क गिवन है, टॉर्क उसने दे दिया है कि टॉर्क हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। हमने फाइंड करनी है फोर्स, यानी कि हम इस पर कह रहे हैं ये हमारे पास जो है ये 30 सेंटीमीटर का एक स्पैनर है। इस स्पैनर के ऊपर बताएं कितनी फोर्स लगेगी कि ये 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसको रिक्वायर्ड करने के लिए, यानी कि 150 न्यूटन मीटर का हमें इस पे ना टॉर्क जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए। तो बताएं कि 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें रिक्वायर्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ये हमारे पास है। गिवन डाटा देख लेती हैं। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ ऑफ द स्पैनर जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्पैनर को हम एल से डिनोट करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, क्यों? क्योंकि लेंथ का हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, है ना। पता है ना आपको सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब आप 30 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 0.3 मीटर। टार की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, टार को हम टार से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास 150 न्यूटन मीटर। फोर्स हमने फाइंड करनी है, हम टार का फॉर्मूला लगाएंगे, टार किस इक्वल है LF क्रॉस L। तो हमने यहाँ से फोर्स फाइंड करनी है ना, तो फोर्स अपनी जगह पे रहेगी, ये L जो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल को साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो L डिवाइड हो गया। हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला आ गया वो क्या आ गया टॉर्क डिवाइडेड बाय L। टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं क्या है हमारे पास 150 और L की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 0.3। तो हम ना यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.3 हमने पुट कर दिया इसकी जगह पे। 150 डिवाइड बाय 0.3। फोर्स का यूनिट हमारे पास ये टॉर्क का यूनिट था न्यूटन मीटर और डिवाइड बाय मीटर। मीटर से कैंसिल हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे 150 को 0.3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 500 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। आ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड by the means of the two steel wire as shown in the given figure. If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the string? ये पिक्चर बनी हुई है हमारे पास। कह रहा है कि इस पिक्चर के अंदर ना ये साइन बोर्ड है, तो कह रहा है साइन बोर्ड को ना हमने 2 स्टील की वायर के साथ ना सस्पेंड किया हुआ है, मतलब लटकाया हुआ है, ठीक है। ये 2 स्टील की वायर्स हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकेंड। तो इसके 2 स्टील वायर के साथ इस साइन बोर्ड को हमने सस्पेंड किया हुआ है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, कह रहे हैं इस साइन बोर्ड का जो वेट है ना
वो है 200 न्यूटन, जो कि नीचे वाले साइड को एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो हमने ना इन ये जो स्ट्रिंग है ना, ये दो स्ट्रिंग्स जो स्टील की 2 वायर्स लगी हुई हैं, हमने इनके दरमियान ये टेंशन जो है फाइंड करना है। यानी कि जो T1 यानी कि जो स्ट्रिंग नंबर 1 के साथ लगी है उसको T1 और ये T2 टेंशन नंबर T1 टेंशन और T2 टेंशन हमने फाइंड करना है। डायग्राम की आपको समझ आ गई है। अब हम ना गिवन डाटा देखती हैं। गिवन डाटा में हमारे पास वेट ऑफ द बोर्ड जो है, साइन बोर्ड जो है वो गिवन है 200 न्यूटन और टेंशन हमने जो है फाइंड करना है T1 और T2 फाइंड करना है। हमने इसका सोल्यूशन जो है वो कर लेती हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको ना इस पे देखना है कि हमारे पास, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि टोटल अपवर्ड फोर्स जो है वो कितनी लग रही है। देखिए ज़रा, अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पे 2 ही लग रही हैं, एक है T1 और एक है T2। तो हम यहाँ पे लिख देती हैं। तो एक टोटल अपवर्ड फोर्सेस जो है वो T1 प्लस T2 हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हम प्लस का साइन आया है। ठीक है, देखिए ना, ये भी जो T1 है ये भी अपवर्ड है और जो ये T2 है ये भी देखिए डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपरले साइड पे है। तो हमारे पास जो टोटल अपवर्ड फोर्सेस जो लग रही है ना वो है T1 प्लस T2 और टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस आप देखते हैं नीचे वाली साइड पे कौन सी डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। तो डायग्राम के अंदर ना जो डाउनवर्ड फोर्सेस है सिर्फ वेट है, ये W है, W यानी कि जिसको हमने W बोला ना, W हमारे पास जो है वो है 200 न्यूटन। तो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस में जो है वो W है 200 न्यूटन। अब देखिए ज़रा, अब आपने ना यहाँ पे इसको बहुत गौर से समझना है। अब हम देखते हैं यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल कितनी फोर्स लग रही हैं और वर्टिकल कितनी फोर्स लग रही हैं। अब आपने मुझे बताना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, ना इस साइड पे कोई फोर्स लग रही है ना इस साइड पे कोई फोर्स लग रही है। आप लिख देना सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा, हमारे पास समीशन और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही होती है ना उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कह रही होती हैं। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जितनी भी जो फोर्सेस हैं उनका सम क्या 0 है। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, या वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो T1 है, ठीक है, और एक T2 है, 2 ये फोर्सेस है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यानी कि ऊपर पॉजिटिव भी लग रही है ना, ये हमारे पास होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन। इसमें लिख देती हूँ दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई वाली ना, वाई डायरेक्शन को बोलते हैं। तो हमारे पास जो है, हमारे आपने लिख देना है यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्सेस है ना वो हमारे पास क्या है, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो वो कौन सी फोर्सेस है हमारे पास, T1 है, टेंशन T1 है, एक टेंशन T2 है। तो T1 प्लस T2 और हमारे पास क्या वेट की डायरेक्शन जो वो टेंशन के ऑपोजिट है ना, इसलिए आएगा माइनस W इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। T1 प्लस T2 माइनस W इक्वल टू 0। अच्छा, ये न्यूमेरिकल ना मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे पास 4.8 वाला न्यूमेरिकल है ना, ये एज इट इज़ है 4.5 एग्जाम्पल की तरह है। जब आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे ना तो आपने साथ ही ना 4.5 की एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेनी है। दोनों सेम टू सेम है, जो चीज़ 4.5 एग्जाम्पल में है ना वही हमारे पास सेम न्यूमेरिकल है 4.8। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे ना मैं आपको ये वाली बताऊंगी। देखिए ज़रा, लिखा हुआ है अप्लाई सिग्मा टॉर्क सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0। कह रहा है आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है कि जितना भी टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, इस साइन बोर्ड, ये आपने इमेजिन कर लो यहाँ के पास साइन बोर्ड है, ठीक है, ये 2 वायर के साथ सस्पेंडेड है। ये हमारे पास सारा टॉर्क जो है ना वो 0 के बराबर है, इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0। सेलेक्टिंग पॉइंट बी एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास है पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट बी है हमारे पास। तो आपने बोला क्या करना है आपने, अच्छा यहाँ पे आपने पॉइंट बी को, हमारे पास ये डायरेक्शन है ना, इसको आपने ना यहाँ पे लिख देना है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। ये वाला पॉइंट बी को हमने सेलेक्ट करना है एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी कि इस पॉइंट के गिर्द ना, बी पॉइंट के गिर्द जो ये साइन बोर्ड है ना ये रोटेट करेगा। बी पॉइंट को हमने सेलेक्ट करना है एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन। हैंस टॉर्क T1 ऑफ द T1 टेंशन T1 के दौरान के जो होएगा ना बिटवीन, ये टॉर्क टेंशन T1, ये हमारे पास है ना टेंशन T1। टेंशन T1 के जो हमारे पास जो टॉर्क होगा ना, टेंशन T1 के अलोंग जो टॉर्क होगा उसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं ना आपको दोबारा से बता रही हूँ, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंशन
T1 का जो टॉर्क है, ये जो टेंशन T1 है ना, अगर हम इस B पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लें कि B पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सेलेक्टिंग पॉइंट B इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास ये जो T1 टेंशन है, T1 टेंशन के अलोंग जो टॉर्क होगा T1, इसको हम रखेंगे क्या, नेगेटिव। ठीक है, अगर हम B पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लें तो T1 टेंशन के अलोंग जो टॉर्क होगा वो होगा नेगेटिव, और T2 के अलोंग जो टॉर्क यहाँ पे होगा ना, वो होगा हमारे पास पॉजिटिव मतलब प्लस का, और नेगेटिव मतलब माइनस का। यही बात यहाँ पे लिखी है, मैं आपको बताती हूँ, दोबारा पढ़ा रही हूँ। अप्लाई समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। हमने कहना है कि ऑल टॉर्क का जो सम अप है वो 0 के बराबर है। सेलेक्टिंग पॉइंट बी एज अ पॉइंट ऑफ द रोटेशन, हैंस टॉर्क T1 ऑफ टेंशन T1 का टेंशन T1 का टॉर्क जो है वो क्या है, इज नेगेटिव। ये देखें ज़रा, इज negative whereas torque T2 of W is positive about the point B. T2 produce zero torque। T2 जो है वो क्या कर रहा है, T2 जो है ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इट पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, क्योंकि ये किस पॉइंट से पॉइंट कर रहा है, वो पिवट पॉइंट से। पिवट पॉइंट जिसको हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन जो था वो कहा है। ठीक है, हैंस तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी टॉर्क T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, आपने लिख लेनी है। ठीक है, अप्लाई इसको समझ लेना है आपने। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। आपको पता लगा कि अब हमने इसको नेगेटिव क्यों रखा हुआ है, ये समझ आई कि T1 को हमने नेगेटिव क्यों रखा है और T2 को हमने पॉजिटिव क्यों रखा है। ठीक है, पॉइंट B की वजह से। अब डायग्राम जो है ना, ये वाला डायग्राम की बताया ना, इस B पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर किया है। अगर ये B पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो इस वजह से जो T1 का टेंशन T1 का जो टॉर्क है वो नेगेटिव है, और टेंशन T2 का जो टॉर्क है वो पॉजिटिव है, और T2 जो है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। ये सिर्फ दो बातें याद रखनी है आपने। अब हमें लिख देते हैं W। टॉर्क का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला आपके पास होता है F क्रॉस L। तो फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है, वेट की फॉर्म में लग रही है ना, नीचे डाउनवर्ड, तो आपने फोर्स की जगह लिख देना W। L आपके पास, अब बताओ आपने मुझे बताना है T2 टॉर्क का जो L है वो क्या आएगा। यहाँ पे डायग्राम में देखती हैं, डायग्राम में यानी कि जो इन्होंने ना ये वाली डायग्राम रखी हुई है, तो आपने में ना इसको यही पॉइंट नाम दे दीजिएगा। इसको उसको आपने कह देना B है, या आपको कह देना ये वाला O पॉइंट है, और इसको आपने कह देना ये है A पॉइंट। ठीक है, ये आपने नाम दे देनी है। मैं ना आपको इस डायग्राम को ज़रा, ये बड़ी बनी है इससे समझा रही हूँ। आपने ना यहाँ से यानी कि आपके पास जो T2 है ना, T2 आपके पास क्या ये वाला है, तो आपके पास जो T2 है इसका B से लेकर O तक ये डिस्टेंस है। ठीक है, B से लेकर O तक, B से लेकर O तक आपको क्या गिवन है, आपके गिवन स्टेटमेंट में B से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 2 मीटर। तो आपने ना यहाँ पे 2 मीटर लिख देना है, माइनस T1 एज इट इज़ प्लस। अब आपने जो T1 के जो आपने लेना है ना डिस्टेंस, यानी कि T1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, A से लेकर B तक डिस्टेंस है, तो आपने लिख देना A से लेकर B तक। A से लेकर B तक डिस्टेंस कितना होता है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 टोटल डिस्टेंस। A से लेकर B तक आपके पास टोटल डिस्टेंस है 4, तो आपने यहाँ पे 4 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है। ठीक है, अब आपने W की वैल्यू पुट कर देनी है 200 × 2। W आपको गिवन है ना 200, ये देखें W आपके पास गिवन है 200, तो आपने यहाँ पे ना 200 पुट कर देनी है। 200 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, माइनस T1 हमने फाइंड करना है ना, T1 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। आप 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 400 आ जाएगा, इस इक्वल। अब ये वाली जो वैल्यू है माइनस है ना, आप इस पूरी वैल्यू को उठा के वहाँ पे ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस 4 T1 को आपने सेपरेट करना है ना, T1 की जगह पे रहेगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहेगा, कुछ साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 4। तो आपके पास T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आपने इसको 4 कटिंग कर देनी है, 4 1 4 4 1 4 और 0, तो T1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, T1 की वैल्यू हमारे पास आई है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। अब आपने पुट T1 इज इक्वल है 100 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। आपने ना T2 फाइंड करना है ना, अब हमने T2 फाइंड करने के लिए देखिए T2 किस इक्वेशन में, यहाँ पे T2 मौजूद है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम क्या करेंगे, हम T1 की वैल्यू पुट करेंगे
इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास T2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करती हूँ T1 प्लस T2 माइनस W इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। T1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100, तो हम यहाँ 100 पुट कर देते हैं, प्लस T2 हमने फाइंड करना है एज इट इज माइनस W की वैल्यू क्या गिवन हमें 200 माइनस 200 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आप 200 में से आपने 100 को, मैं उनको ना कटा लिख देती हूँ, 100 माइनस 200 प्लस T2 इज इक्वल 0। 200 में से जब 100 को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 100 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला माइनस बिल्कुल साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100 न्यूटन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गया टेंशन जो है T2 100 न्यूटन, यानी कि आपके पास T1 की वैल्यू भी 100 आई है और T2 की वैल्यू भी 100 आई है। इस जो स्ट्रिंग ये दो वायर्स लगी हुई है ना, इसका भी यानी कि यहाँ पे 100 न्यूटन की टेंशन जो है वो अप्लाई हो रही है और यहाँ पे भी 100 न्यूटन की टेंशन अप्लाई हो रही है, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम की यानी कि बैलेंस जो है वो पोजीशन में है। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से बार बार देखना है, बार बार इसको समझना है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे हमारे पास आगे न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है अ गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम mass sits 1.6 meter from the axis of the seesaw. Another girl of mass 40 kilogram want to sit on the other side so the seesaw may remain in the equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? ये हमारे पास है सीसा वाली है, वही जो दो गर्ल्स बैठी हैं एक सीसा के ऊपर, आपने उसी को जो है ना पिक्चर को अपने जहन में रखना है। गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास मास ऑफ द फर्स्ट गर्ल है m1, जिसको हम डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 30 किलोग्राम, और हमारे पास लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड की तरफ जो गर्ल बैठी हुई है उसकी लेंथ हमारे पास है L1 1.6 मीटर। मास ऑफ द अनदर गर्ल m2 से डिनोट किया, हमारे पास है 40 किलोग्राम, और लेंथ ऑफ द अनदर साइड L2 जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सीसा की वही मैं आपको दोबारा से पिक्चर जो है वो दिखा देती हूँ ताकि उससे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। ये वाला सीसा, ठीक है, ये दो गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो इस वाला यानी कि इसका हमें मैथ्स गिवन है, इसका डिस्टेंस गिवन है, इसका मैथ्स गिवन है, इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये है, ठीक है, इसका हमें इन दोनों का हमें मैथ्स गिवन है और हमें इसकी जो है वो लेंथ गिवन है, लेकिन इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो वही हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाएंगे। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को वो क्या है हमारे पास है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का हमारे पास क्या है W1 क्रॉस L1, और टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास है W2 क्रॉस L2। तो वेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है mg, तो हम ना W1 की जगह लिख देते हैं m1g L1, और W2 की जगह लिख देते हैं क्या फॉर्मूला है mg ना, तो बोल देते हैं m2g क्रॉस L2। L2 जो है वो हमने फाइंड करना है ना, तो L2 अपनी जगह पे रहेगा। ये वाली m2g जो है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, पहले मल्टीप्लाई और एक साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे L2 का हमारे पास क्या आएगा, L2 हमारे पास इक्वल है m1g L1 डिवाइड बाई m2 इंटू जी। तो क्या होगा, ये वाला जी से सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास L2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी m1, ये लिखी हुई है ना, लिखी हुई है L2 हमारे पास इक्वल आ जाएगी m1 डिवाइड बाई m2 इंटू L1। तो हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। m1 हमारे पास गिवन है 30, तो आपने यहाँ पे 30 पुट कर देना है। m2 हमारे पास क्या गिवन है 40, आपने m2 की जगह 40 पुट कर देना है, और L1 हमारे पास क्या है 1.6 मीटर, तो आपने 1.6 मीटर पुट कर देना है। अब आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले 1.6 और मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48 को आपने 40 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो है वो एक आंसर आ जाएगा 1.2। तो हमारे पास जो L2 की वैल्यू आई है 1.2 मीटर है, यानी कि जो सेकंड वाली जो गर्ल है उसका जो पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1.2 मीटर। तो आई होप सो कि आपको इस सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई है। तो अगर आपको ये समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।